बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, ANF या पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जितने लेक्चर्स हैं आप लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं, देखते हैं वीडियोज़, तो इन तमाम लेक्चर्स को आगे भी आप शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे जो स्टूडेंट स्पेशली शौक़ रखते हैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। आपको मालूम है कि PMA 152 लॉन्ग कोर्स अभी आने वाला है। आज देखें 28 फरवरी है और इंशाल्लाह ये कोर्स 20-22 मार्च तक अनाउंस हो जाएगा। तो अभी आपके पास समझें कि थोड़े से दिन रह गए हैं, 20-22 दिन रह गए हैं। तो 20-22 दिन के बाद ये कोर्स अनाउंस हो जाएगा, तो उसके बाद आपका टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके पास समझें कि 1.5-2 महीने हैं। तो अगर आप ये 2-1.5 माह आप सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो सकते हैं और हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह कि हमें खुलूस नीयत के साथ एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है और मेहनत करनी है। हम यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहे हैं एकेडमी के अंदर 1 माह की, क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चे मेरे पास कोई कराची से आता है, कोई नारोवाल से आता है, कोई कोयटा से आता है, दूर दूर से आते हैं बच्चे। तो ज़्यादा अरसा यहाँ रहना फिर उनके अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं 1 माह में कोशिश करता हूँ कि आपको इनिशियल की और ISB दोनों की कंबाइन तैयारी करवा दूँ। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 20 मार्च तक हमारी क्लासें जो हैं ये जारी रहेंगी। 1 हफ़्ता हो चुका है, तकरीबन 7 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। तो अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे हॉस्टल भी मौजूद है, तो आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे इनिशियल टेस्ट के, ISB के, वो भी आप लोग मंगवाएँ, पढ़ें। इसमें जितने भी टेस्ट हैं वो आप एक शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और कोशिश करें कि डेली आपने 10 से 15 टेस्ट याद करने हैं एकेडमिक पोर्शन की। इस तरह जो इनिशियल टेस्ट में ये वर्बल और नॉन वर्बल के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप डेली बेस पे आप प्रिपेयर किया करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि pak1.pk से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स असल में बच्चों के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो इन नोट्स को भी याद करें। इसके अलावा आप एकेडमी आके पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। आमिर साहब बताएंगे लास्ट में कि क्या यहाँ पे फ़ायदा है एकेडमी आने के, क्या फ़ायदे होंगे आपको। तो आज का ये लेक्चर आमिर साहब लेंगे। आमिर साहब को स्पेशली बुलाया गया है और माशाल्लाह वर्बल, नॉन वर्बल और इसके अलावा मैट की तैयारी करवा रहे हैं। मैट से मुराद मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। तो जिस तरीके से वो आपको फार्मूले बता के और हिंट्स दे के ख़ास तरीके से तैयारी करवाते हैं, उनका ख़ासा है। तो उनका लेक्चर आपने सुनना है, तो लेक्चर 1 घंटे के तकरीबन वो लेक्चर देंगे। उस लेक्चर को आपने नहायत तवज्जो के साथ आप साथ नोट भी करें। तमाम जितने भी चीज़ अहम पॉइंट्स वो बता रहे हैं, नकात बता रहे हैं, वो आप लिखें ताकि ये ज़हन नशीन हो जाए। इसके अलावा हमने दूसरे चैनल पे भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वर्बल की और नॉन वर्बल की और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की, वो भी वीडियोस देखें। साथ इस चैनल के ऊपर जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देखें, पता चल जाएगा कितनी मेहनत की गई है इन चैनल्स पे। इसके अलावा वर्बल के हवाले से अलग से प्लेलिस्ट है, नॉन वर्बल के हवाले से अलग से प्लेलिस्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेहनत कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। अगर इस तरह आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना चाहते हैं और शब रोज़ को एक करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो मकसद है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का और आपका जो ख्वाब है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं। इसके बाद हमारी एकेडमी 20 मार्च तक, तो मैंने बताया कि ओपन है। 20 मार्च से लेके फिर आगे रमज़ान शरीफ है, रमज़ान में एकेडमी ऑफ होगी, ईद के बाद हम ओपन करेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि सर की एकेडमी किस टाइम ओपन होती है, किस टाइम बंद होती है। बहरहाल इन बच्चों से हमने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यानी कि तैयारी ये बच्चे नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, लगी हुई है। ज़ाहिर है जहाँ जो बच्चा आता है वो इसी नीयत से आता है कि मैं कुछ बन जाऊँ, इतने दूर से आता है, अखराजात बर्दाश्त करता है, तो मेहनत करते हैं बच्चे। तो मेहनत करते रहेंगे बेटा आप लोग, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। इसके अलावा जो बच्चे दूर हैं, अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते या नहीं आ सकते, तो कम से कम ये जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट के, ISB, ये दोनों आप मंगवाएं और आज से एक तहिया कर लें कि हमने मेहनत करनी है। खुलूस के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब ज़रूर होंगे। इसके अलावा मैंने आज स्टूडेंट को ये भी बताना चाहूँगा कि एहसास ज़िम्मेदारी कितनी अहम होती है। अगर आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी का एहसास है कि मैंने कुछ बनना है, मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आप
फिर कर लेंगे। अगर आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं, तो एक ऑफिसर जो लेते हैं आर्मी में, तो ये चीज़ बहुत नोट की जाती है, चेक की जाती है कि उसके अंदर कितना एहसास ज़िम्मेदारी है। तो आपने एहसास ज़िम्मेदारी के साथ चलना है। ज़िंदगी में ऐसे नहीं जीना जिस तरह जानवर जीते हैं, बल्कि ज़िंदगी में किसी मकसद को ले कर जीना है आपने। अच्छा मकसद यही है कि आपने मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान और इस्लाम दोनों लाज़िम मलज़ूम है। अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का ख्वाब आपके सीने में है तो समझें कि आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होगी, ज़िंदगी को मकसद जो है वो भी अचीव होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको इज़्ज़त यहाँ भी मिलेगी और अल्लाह की बरगाह में भी आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा और वहाँ भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस मकसद को लेकर आपने जीना है, माशरे की खिदमत करनी है, दूसरों की खिदमत करनी है, ठीक है, ताकि आपकी ज़ात का फ़ायदा हो माशरे को और आप कुछ अच्छा करें। तो मैं मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहता, अभी मैं दावत दूंगा आमिर साहब को, वो आएँ और आज का लेक्चर स्टार्ट करें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पे, मैट पे, और डिटेल के साथ आपको समझाएं कि ये मैट टेस्ट होता क्या है और किस किस्म के जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। जी आइए। बेटा कैसे हैं सब? मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक वर्ड होता है मैकेनिकल, एक होता है एप्टीट्यूड और टेस्ट। पहले तो हम इस वर्ड पे फोकस करेंगे कि ये वर्ड हमें क्या कहना चाहता है और इसके अंदर हम करते क्या हैं। यहाँ भी वर्ड मैकेनिकल आ जाए ना, उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे जिस तरह हम फिज़िक्स की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स किस चीज़ को बोलते हैं, ये हमारे पास रिलेशनशिप है किसके बिटवीन, मैस एंड एनर्जी के बिटवीन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम मूवमेंट की बात कर रहे होंगे जब हमारे पास वर्ड मैकेनिकल आएगा। उसके बाद है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बोलते हैं किसी के इंटरेस्ट को, किसी के कुदरती मिलान को, रुझान को, कि आपका रुझान किस टाइप है, किस तरफ है। अब ये दरअसल ये चेक करने के लिए है कि जो हमारी लाइफ के अंदर मैकेनिकल चीज़ें हैं, मूवमेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं, उनकी तरफ आपका रुझान कैसा है, आप उनको किस वे में लेते हैं, किस तरह देखते हैं, क्या सूरत हाल में आप उनको टैकल करते हैं। इसमें एक बात मैं करता होता हूँ बेटा, इसमें आपने नर्सरी से लेके अपनी एफएससी, एफए, आईसीएस जो मर्जी आपने किया है, ओ लेवल किया है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी आपने साइंस, फिज़िक्स, साइंस में अगर मैं बात करूँ तो उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों चीज़ें आ जाती हैं। जितनी भी आपने साइंस पढ़ी है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। बाज़ औक़ात ये उठा के एफएससी का कोई मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट दे देता है और बाज़ औक़ात ये चौथी पाँचवीं का कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो इसमें कोई ख़ास मैं अगर बात करूँ कि जी फ़लाँ टॉपिक जो है वो लाजमी आता है, फ़लाँ टॉपिक जो है वो वही आता है, उसके अलावा और कोई नहीं आता, तो ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि कहीं से भी इसमें एक चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाती है और वो है आपकी कॉमन सेंस। बेटा इस टेस्ट में अगर मैं बात करूँ वेटेज की तो 90% आपकी कॉमन सेंस मैटर करती है। आप कॉमन सेंस के थ्रू, आपको चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होगी लेकिन उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा जो आपने कहीं छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में पढ़ा था और उससे रिलेटेड वो पूछ रहा होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे अक्सर आती हैं और रिपीटेड हैं और आपके नोट्स में भी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम उनको कवर कर लें तो मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 60 to 70% हम इसका कवर कर लेंगे जो कि टेस्ट में आता है हमारे पास। तो उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने अरेंज किए हैं, कुछ जो मैं आपको उनके रिलेटेड, आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड के रिलेटेड समझाऊंगा कि इसको किस तरह से हमने पढ़ना है और हमारे इस टेस्ट में इस तरह के कैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने उनको समझना है। और चीज़ें सारी आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों को ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे आप खुद ही बताएंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का किसी को नहीं पता। किसी को कोई ऐसा बंदा आप में से बैठा हो एफए वाला या कोई इस तरह का जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसने पहली दफ़ा नाम सुनो? कोई नहीं ऐसा। बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन नाम ही बता रहा है कि जिस तरह हमारे पास घड़ी के अंदर सुइयां मूव कर रही होती है ना, उस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का नाम देते हैं। अब हमारे पास
डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं, उनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को उसने यूज़ किया होता है और उस तरह के क्वेश्चन पूछे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछ रहा है, हमारे पास ये एक इस तरह का दायरा बना हुआ होगा, व्हील है, और एक इस तरह का व्हील है, इनके ऊपर उसने बेल्ट लगाया होगा और इस बेल्ट को उसने एक्स का नाम दिया इस व्हील को, और इस व्हील को उसने नाम दिया हुआ है वाई का। आपसे वो पूछ रहा है कि अगर ये वाला एक्स बेल्ट जो है, व्हील जो है, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बताएं ये वाई किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बेटा एक बात याद रख लें, जब भी हमारे पास इस तरह से व्हील आ जाए और उनको बेल्ट के जरिए ज्वाइन किया जाए तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेगा, ये सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये सिचुएशन उलट हो जाती है। वो कौन सी कंडीशन है? चीजें बिल्कुल यही हैं, व्हील भी वही है और उनको बेल्ट के जरिए ज्वाइन किया गया है, लेकिन बेल्ट को ऐसे करके रखा, ठीक है। अब वो आपसे अगर पूछ ले कि ये एक्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस चीज को आपने अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गियर का कॉन्सेप्ट आता है। इस तरह से वो कुछ गियर बना देता है और उसके साथ एक इस तरह का दूसरा गियर होता है। अब बेटा याद रख लें, अब वो कह रहा है इस गियर को उसने एक्स का नाम दे दिया, इसको उसने वाई का नाम दे दिया। ये कहता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेटा अगर गियर की बात आ जाए ना, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। गियर में ये चीज उलट हो जाती है, ठीक है। गियर में क्या हो जाता है, उलट हो जाती है। लेकिन अगर वो आपको घुमाने के लिए इस तरह के गियर बना दे, ठीक है, और उनको सेपरेट कर दे, बेटा उलट तब होंगे जब वो आपस में कोइंसाइड हुए होंगे, आपस में फिक्स हुए हो, तब एक की डायरेक्शन दूसरे के ऑपोजिट होती है। लेकिन अगर उसने इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे गियर बना दिए और फिर आपसे पूछा है तो फिर बेटा सेम कंडीशन है जो इस तरह हमने व्हील के अंदर पढ़ी है कि व्हील में सेम डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वो गियर बना दे तो फिर क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सेम व्हील की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। अच्छा, अब इस तरह के वो 4-5 गियर बना देता है, किधर बना देता है, फिर उसके बाद एक इधर बना देता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये एक्स है और ये उसको नाम दे देता है जी का। एक्स अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बताएं जी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बेटा ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जितने मर्जी वो आपको घुमा ले, आपने एक से अगले को देखना है, फिर उससे अगले को देखना है, फिर उससे अगले को देख के आप इसकी डायरेक्शन का इजिली अंदाजा लगा सकते हैं। इस दो कॉन्सेप्ट में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई मसला बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने अपने नोट्स के अंदर भी देखे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के उन्होंने दिए हुए हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के। तो इसमें अगर कोई मसला है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी नोट्स से मैं आपको करवाऊंगा, जो आपके नोट्स के क्वेश्चन हैं उसमें भी अगर कोई आपको मसला हुआ तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसको ज़रा देखते हैं। ये आपके वर्बल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं चीज़ समझाने लगा हूँ, और नॉन वर्बल के लिए सॉरी, और साथ में मैकेनिकल एप्टीट्यूड के लिए भी। नॉन वर्बल में इसके तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास वाटर इमेज, एंड मिरर इमेज। किसी को कोई आइडिया है कि वाटर इमेज क्या होते हैं, मिरर इमेज क्या होते हैं? किसी ने पहले कोई नाम शाम सुना हो इन चीज़ों का? जी बताएं सर। जो मिरर इमेज होता है उसको अगर लेफ्ट साइड है तो वो राइट साइड पे नजर आएगी, और जो वाटर इमेज होता है उस पे जो टॉप है वो बॉटम ठीक हो गया। बेटा आपने आईने के सामने, मिरर के सामने अगर खड़े हों आप, ठीक है, आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आईने में जो आपको अपनी शक्ल नज़र आ रही होती है उसमें आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ हो रहा होता है। या फिर बाद औक़ात हम आईने के सामने कोई चीज़ लिखी हुई इस तरह रखें तो वो उलट नज़र आ रही होती है उसके अंदर, ठीक है। आईना क्या करता है, मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी इमेज को चेंज कर देता है। अब हमने देखना है कि एक मिरर इमेज को कैसे चेंज करता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है ए, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, मिरर क्या करेगा, इसकी ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ से ये वाली, इसको उठा के इस साइड पे लेके आ जाएगा और ये उधर चली जाएगी और ए मेरे पास किस तरह बन जाएगा, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी। मतलब ये है कि जिस तरह हम क्या करते हैं, एक कॉपी का पेज उलटते हैं ना, इस तरह रख के हम पेज इस तरह से उलट देते हैं, सेम लाइक ये इस तरह से बिहेव करता है। दूसरी एग्जांपल देखें जरा, बी, ये मैंने बी लिखा है, ये बी को मिरर कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। फिर अगर मैंने सी लिखा है तो ये सी को क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। अगर मैंने डी लिखा है तो ये डी को क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। अब आप लोग एक छोटा सा टास्क लिखे जल्दी करें, अपना इंट्रोडक्शन जो है ना, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से ताल्लुक है, वो सारा मिरर इमेज मुझे लिख के दिखा, छोटा सा तकरीबन 2 से 3 लाइनों का, जल्दी करें शाबाश। आपके पास 5 पेज दिया, अपना नाम लिखना है, अपने सिटी का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है और कहाँ से एफएससी किया है या इंटरमीडिएट किया है वो लिखना है बस। इमेज में ना ये हमारे पास अगर ए है, ठीक है, ये इसकी इस तरह से मैं बना देता हूँ इसको पॉइंट आउट करने के लिए। वाटर इमेज में ये होता है, जब हम इमेज को वाटर के अंदर देखते हैं, इसका ये जो ऊपर वाली साइड है ये नीचे आ जाती है और नीचे वाली साइड ऊपर की तरफ चली जाती है और हमारे पास ए कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है वो मेरे पास सेम इसी तरह से ही रहेगा जब ये ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। उसके बाद सी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, डी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ई भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। कुछ बहुत से ऐसे हैं हमारे पास जो सेम रहते हैं इसमें भी। अब आपने इसको पॉइंट आउट करना है कि वाटर इमेज में कौन से लेटर ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, जल्दी करें शाबाश। ABC में वाटर इमेज में सर BCDEHA लिखते जाए लिख के बता। यू बटन कैसे सेव कर सकते हैं, ऐसे है। ओह सर यू नहीं, ये बड़े अहम है, ये वाटर में जो दूसरा जो बताया ना मिरर एरर, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अहम है ये, 3-4 वाटर के और इतने ये बहुत आते हैं ये वाटर इमेज और मिरर इमेज। क्या आता है नहीं, ये नहीं आएगा इसमें, आता है ना। ये सारी कर लेना ABC, तसल्ली से लिख लेना ये। टास्क देख जाऊंगा इनको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और इंटेलिजेंस टेस्ट तो लाजमी याद करना है ना, वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल, हर टेस्ट में होगा ये, उधर भी होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अभी मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई मसला नहीं होगा किसी को भी, कि है अभी कोई मसला तो पूछ लें मुझसे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लीवर बैलेंस, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे आपके नोट्स में, जब मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा तो आपको पता चलेगा। बेटा लीवर बैलेंस में कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है कि एक फिल्क्रम होता है, उसके ऊपर इस तरह से एक वुड टाइप कोई चीज़ रख देते हैं, रॉड टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे वो कोई एक
मैस रखता है जिसको वो M1 का नाम दे देता है, उसका इस सेंटर पोजीशन से डिस्टेंस बता देता है जिसको वो D1 का नाम दे देता है। ठीक है, दूसरी साइड पे वो कोई मैस रखता है और उसका डिस्टेंस जो होता है इस मैस को वो बोलता है M2 है और इस डिस्टेंस को वो क्या कहता है, वो D2 है। अब ये तो मैं अपनी आसानी के लिए D1 D2 का नाम दे रहा हूँ, वहां पे वो ऐसा कुछ नहीं बताएगा। वो बताएगा कि एक साइड पे एक मैस है उसका डिस्टेंस इतना है, दूसरी साइड पे कितना मैस रखें इतने डिस्टेंस पे कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब हमने देखना है, आप लोगों को पता है कि अगर हम जैसे जैसे इसके करीब आते जाएंगे यहाँ पे अप्लाई होने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम इस मैस को इंक्रीज करते जाएंगे इसकी फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इधर भी सेम केस है। अच्छा, अब हमने इस मैस को, इस लीवर को करना है बैलेंस। क्वेश्चन वो इस तरह से कर रहा है कि मैंने यहाँ पे 20 kg का मैस रखा हुआ है इस साइड पे और इसको मैंने डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर का। ठीक है, मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे कितना मैस रखूं, कितने डिस्टेंस पे। वो कह रहा है जी 20 मीटर के डिस्टेंस पे मैं कितना मैस रखूं कि ये बैलेंस हो जाए। अब हमने ये वाला मैस फाइंड करना है, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 20। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जिसका मतलब क्या होगा, मैस तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। और क्वेश्चन बगैर सॉल्व हुए भी इसको हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने चले मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। इसका बेटा एक फार्मूला है, वो देखें, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। बेटा ये फार्मूला याद कर लें। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करें, जो नहीं है उनको साइड पे रख दें। हमारे पास M1 की वैल्यू है 20, ये मल्टीप्लाई हो रहा है D1 के साथ, D1 की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करनी है, उसको वैसे M2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको इक्वल की एक साइड पे रखते हैं और दूसरी चीजों को दूसरी साइड पे लेके आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब में से कोई एफ ए वाला बैठा है जिसने एफ ए किया हो, सारे एफ सी वाले हैं ना, फिर ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, मैं से खप रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा M2, ये इसके साथ कैंसल, ये 10 आ जाएगा हमारे पास और M2 की वैल्यू कितनी हो गई जी 10 के। इसमें कोई मसला? अभी देखें यहाँ पे दोनों साइड पे, यहां पे उसने क्या किया है जी, डिस्टेंस डबल किया है, डिस्टेंस डबल किया है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मैस आधा रह जाएगा, जितना मैस हमने इधर रखा है ना उससे कितना मैस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इससे डबल कर दिया है हमने। तो बगैर सॉल्व किए ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए D1 कितना है 10, यहाँ पे उसने कितना कर दिया 20, मतलब डबल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये डबल हुआ है तो इसका मैस इस साइड पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला और ये क्वेश्चन इसी तरह से ही आता है, इसी तरह से लीवर बैलेंस बना होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो कोई भी वैल्यू नहीं दे देता, यहाँ से M1 नहीं देता, D1 नहीं देता, बाकी सारी वैल्यू देता है। फार्मूला यही है, यही तरीका है, इसको इसमें अंदर पुट करके आपने इसका आंसर निकालना। ये फार्मूला आप याद कर लें, लिख लें। अभी ये क्वेश्चन लिखें, जल्दी करें।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जी हो गया सॉल्व। क्या वैल्यू है एक्स की? 42। आपकी नहीं हुआ, आप साथ वाले 38। कितनी वैल्यू? 38 आपकी साथ वाले 42 आ रही है। फार्मूला है हमारे पास m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। इसको हम m1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको d1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको m2 और ये हमारे पास d2। वैल्यूज़ को पुट करें। x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ इज इक्वल टू m2 हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। अच्छा अब ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10। 5x इज इक्वल टू 20 और ये 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 200 प्लस 10 हो जाएगा उधर जाके। 5x इज इक्वल टू ये हमारे पास 210 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 4r और इधर से ये 2 x इज इक्वल टू 42। 38 वाले कौन थे भला? कैसे निकाला है 38? साइन चेंज नहीं किया था। साइन चेंज नहीं किया था। अभी समझ आ गया है? यस सर। किसी को मसला ये वैल्यू कैसे आई है? आपको मसला है मेरे ख्याल में। देखो बेटा इसको हमने m1 कंसीडर किया है x माइनस 2 को, ये हमारे पास d1 है, ठीक है, ये m2 है और ये d2 है। सिंपल इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज लिखी हैं। m1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया x माइनस 2, d1 की जगह पे 5, बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह। अब ये 5x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। x के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आंसर आया 5x। 10 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आंसर आया 10। दरमियान में साइन माइनस का उसी तरह और बाकी सेम, ठीक है। अब ये 10 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 200 आंसर देगा, इसमें जाके ये 10 प्लस हो गया, ये कितना आंसर आ गया हमारे पास 210, ठीक है। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 10 के साथ 5 को डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 42। एक और भी तरीका है ना सर इसका, जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरों को 10 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आ जाएगा। 5 को दूसरी साइड डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू x माइनस 2। मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की, दोबारा बताओ सर। ये जो यहाँ पे x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10 के नीचे जाकर नीचे वाली स्टेप में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 हो जाएगा इज इक्वल टू इस साइड पे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हम अंदर इसे 5 को मल्टीप्लाई करने के बजाय इसे डिवाइड कर दें 200 के नीचे तो 40 बन जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 40, तो जो 2 है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42। आप ये कह रहे हो कि पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके 200 बना लें, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और ये 5 हो जाएगा। और अब ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 40 और ये x इज इक्वल टू, बात तो वही है। मैं समझा इस तरह से आंसर को चेंज आ रहा है।
तो भाई कान को इस तरह से पकड़ो या इधर से घुमा के पकड़ो, काम तो वही है ना। ठीक है, ये डायरेक्ट हो रहा था इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट हो या जिस तरह से भी हो, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। इस तरह से तो मैं आपको 101 तरीके बता दूं। मैं समझा ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू चेंज हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। खैर, अभी ये लीवर बैलेंस वाले में किसी को मसला, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा M1 M2 इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा। चले जी, उसके बाद हमारे पास आता है टार्क। टार्क का नाम सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है। किसको कहते हैं टार्क को? जी, जो बॉडी टर्निंग इफेक्ट होता है सर। जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी। अब देखें, ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये तो या इस तरह से मूव कर रहा है या इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं और ये एक पॉइंट के अराउंड इस तरह से सर्कल करने लग जाए, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? टार्क है। ये जो डोर की मूवमेंट होती है, ये यहाँ पे इस साइड पे फिक्स है, हम इसको यहाँ से पकड़ के आगे पीछे मूव करवा रहे हैं, तो ये एक ही पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है। इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी है, ठीक है। किसी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? टार्क बोलते हैं। बेटा, टार्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टार्क। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। ये बोर्ड मार्कर, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? तेजी से मूव करेगा। अगर मैं थोड़ी फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ी इफेक्ट पैदा करेगा। जाहिर बात है, ठीक है। दूसरा बेटा, जो टार्क है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके डिस्टेंस के, जहां पे फोर्स अप्लाई की जा रही है उसके डिस्टेंस के। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके पास स्पैनर है, चाबी है, जिससे आपने किसी नट को खोलना है। अगर वो छोटे साइज का स्पैनर है और आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस नट को खोलने के लिए, लेकिन अगर आपके पास एक लंबा स्पैनर है जिसकी लेंथ ज्यादा है, उसके लिए आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसी नट को खोलने के लिए। उसकी रीजन क्या है? यहां पे मैं हम देख लेते हैं। ये अगर हमारे पास एक स्पैनर है, ठीक है, अब हम फोर्स लगा रहे हैं इस जगह पे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। यहां पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब जहां पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट और जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है ना, ये टार्क इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर मैं इसी स्पैनर की लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, यहां पे लाके इस तरह कर लेता हूं और इधर मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पॉइंट पे, तो यहां पे प्रोड्यूस होने वाला टार्क ज्यादा होगा इसकी निस्बत। क्यों? क्योंकि टार्क और फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके यहां, आपसे वो एक नट लिखा होगा, ठीक है, इस तरह के 4-5 स्पैनर बने होंगे, उनकी लेंथ लिखी होगी साथ में, और वो बता देगा, लेंथ तो नजर भी आ रही होती है, वो बताएगा, पूछेगा आपसे कि किसको यूज करके हम एक नट को इजीली खोल सकते हैं। तो ये जो लंबा स्पैनर है, ठीक है, लेकिन एक दूसरी चीज भी आपको घुमाने के लिए वो चेंज कर देता है। वो कहता है कि एक लंबा स्पैनर है हमारे पास, इसके ऊपर वो 5 न्यूटन की फोर्स लगाना चाहता है, और एक ये स्पैनर है, इसके ऊपर वो कह रहा है कि मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा। अब बताएं किसको आप यूज करेंगे? हम स्मॉलर को यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर फोर्स का फैक्टर वो चेंज कर रहा है तो आपने इस चीज को भी माइंड में रखना है। टार्क दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें? एक फोर्स के और दूसरा डिस्टेंस के। कौन सा डिस्टेंस? जहां पे हम फोर्स लगाएंगे वो वाला डिस्टेंस, और जहां पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो वाला डिस्टेंस। उनके बिटवीन जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। इस चीज में कोई मसला है? अच्छा, न्यूटन का नाम तो सबने सुना होगा, जानते हैं उस बंदे को। उसका सेकंड लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ। किसी को आता है?
सर जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होता है सर। अच्छा, और उस एक्सेलरेशन के बारे में भी उसने कुछ बताया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो कहता है जब एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस अप्लाइड फोर्स के, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई तो एक्सेलरेशन, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल बेटा, ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करना है। मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास ये तरीका है कि यहाँ से रास्ता जाता है, वो इधर मुड़ जाता है, ठीक है, फिर वो यहाँ से इस तरह मुड़ता है, फिर वो इधर मुड़ता है और यहाँ से होके वो दोबारा इस पॉइंट तक आता है। ये मेरे पास इस रास्ते की लंबाई है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ ये मेरे पास डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट वे को अडॉप्ट करता हूँ, सबसे कम डिस्टेंस देखता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ ये मेरे पास है जी डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एक बॉडी, मैं ये चेक कर रहा हूं कि एक बॉडी यहां से उधर तक मूव करते हुए इस पाथ को फॉलो कर रही है और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस तय कर रही है, उसको मैं नाम देता हूं ये स्पीड है उसकी। क्या है ये, स्पीड है। हम अक्सर मोटरसाइकिलों के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं किलोमीटर पर आवर स्पीड लिखी होती है। इसका मतलब ये है अगर हम 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहे हैं, ये स्पीड है हमारी, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं शॉर्टेस्ट वे को अगर अडॉप्ट कर रहा हूं तो फिर मेरे पास वेलोसिटी के भी यूनिट तो यही होता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, कार है, उसने यहां से मूवमेंट स्टार्ट की, इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल थी। इंक्रीज करते करते यहां पे पहुंची, इस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, जो कि कुछ भी हो सकती। दोबारा उसने ब्रेक अप्लाई की, आहिस्ता होती होती एक पॉइंट पे आके रुकी, उस टाइम उसकी वेलोसिटी दोबारा किसकी इक्वल हो गई, 0 की इक्वल हो गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। एक बॉडी अगर मूव कर रही है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। वेलोसिटी या कम होगी या ज्यादा होगी। अगर मैं उसको पुल करता हूं तो क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, और अगर पुश करता हूं तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो चेंज तो आ गया ना वेलोसिटी में, मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जाहिर बात है। लेकिन फिर वो कहता है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, ठीक है। मतलब ये है कि जितना ज्यादा मैस होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जाहिर बात है, एक बड़े मैस के ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसमें वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा दरकार होगी। या फिर दूसरे वर्ड में वो ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। फोर्स मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मैस है उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने, उसमें चेंज लाने के लिए। इसको जब वो इकट्ठा करता है वो कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द MA। यहाँ पे कांस्टेंट साइन को हटा के, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम कांस्टेंट साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, KMA। जब हम K की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू MA। इसको बोलते हैं, फोर्स का फार्मूला भी ये है और न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही है, ठीक है, कि फोर्स इज इक्वल टू MA। अब इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है, मैथ के साथ। बेटा वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैस है, उसकी वैल्यू ये है,
फोर्स की वैल्यू ये है तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन वो देता है। ठीक है, अब ये अगर बॉडी मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन इतना है तो हमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, इस तरह के क्वेश्चन पिक्चर में वो आपसे पूछ रहा होता है, तो उसमें ये वाला रिलेशन यूज हो रहा होता है। ठीक है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और दूसरी है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, इसमें कोई मसला? अगली बात सुनिए आप, एक वर्ड है मोमेंटम, सुना हुआ है? क्या किसको कहते हैं? मोमेंटम किसको कहते हैं, कोई आइडिया? मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है। अब मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कैसे है बेटा? ये एक दीवार है, ठीक है, यहां से गाड़ी मूव करते हुए आ रही है और इस दीवार के साथ क्या टकराती है। अब इस टकराने की वजह से कोई ना कोई डिजास्टर तो प्रोड्यूस होगा, कोई ना कोई नुकसान तो होगा इस गाड़ी का या दीवार का, बेटा उसको मोमेंटम बोलते हैं। ये मैस है दीवार, यहां से वेलोसिटी आ रही है जो गाड़ी की शेप में है, वेलोसिटी आ रही है, और इन दोनों का टकराव हुआ प्रोडक्ट, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मोमेंटम। अब बेटा मोमेंटम क्या है? इस मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस वेलोसिटी या इस फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी स्पीड से गाड़ी आ रही होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा ये मैस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मोमेंटम होगा। अब यही बात वो आप लोगों से पूछता है कि एक ट्रक आ रहा होगा, सामने दीवार होगी, वो पूछेगा कि अगर ये ट्रक इसके साथ टकराता है तो क्या डिजास्टर प्रोड्यूस होगा, और एक साइड पे एक ट्रक आ रहा है, दूसरी साइड पे भी ट्रक आ रहा है, दोनों साइड से वो क्या आ रहे हैं? आपस में टकराते हैं, तो किस में ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा? ठीक है, बताएं जरा किस में ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा? जो दीवार के साथ टकरा रहा है या जो ट्रक आपस में टकरा रहा है? दीवार पर जो टकरा रहा है सर, नहीं, जो आपस में टकरा रहे हैं। उसकी रीजन बेटा ये है कि वहां पे हमारे पास दो मैस हैं और दो वेलोसिटी हैं। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। दूसरा आ रहा है वो एट अ टाइम वेलोसिटी भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रक है और ये क्या है? दूसरा ट्रक है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं m1 और इसको नाम दे देता हूं m2। अब इसके हिसाब से, ठीक है, ये इधर से आ रही है वेलोसिटी v2 के साथ। अब इस ट्रक के हिसाब से ये वाला इसका क्या है? मैस है, वेलोसिटी मैस से टकराएगी। इसके हिसाब से ये वाला इसके साथ क्या है? ये भी तो v1 वेलोसिटी के साथ आ रहा है ना, ये इसके साथ टकराएगी। अब इसके लिए ये मैस है, एट अ टाइम दो मैस और दो वेलोसिटी आपस में टकरा रही हैं, तो इससे क्या होगा? ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है कि इनका टोटल इंटरनल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है टकराने के बाद और टकराने से पहले का। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। अभी आपके रिलेटेड बस ये है कि जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इसमें कोई मसला है तो पूछो। पुल्ली का नाम सुना होगा आप लोगों को, पता है किसको कहते हैं? क्या होती है पुल्ली? सर ये जिससे हम बैट उठाते हैं, कुएं में जो लगी होती है, ऐसे पुल्ली कहते हैं। अच्छा, सही होगा बेटा। ये पुल्ली है हमारे पास, ठीक है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाना है, उसका नाम है m1। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F1 और इसको हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। बेटा अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम वैसे उठाएं ना तो मुश्किल होता है उठाना, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से उठाएं तो आसान हो जाता है। इसकी कोई रीजन बता सकता है मुझे? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं बिल्कुल इस तरह से तो एक और सिनेरियो है, लेकिन अगर यही फोर्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, इस तरह से भी फोर्स लगाता हूं और इस तरह से भी लगाता हूं, तो फिर क्या हो जाता है? जब फोर्स डिवाइड हो जाती है ना हमारे पास, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये फोर्स का एक लॉ है। जब हम फोर्स को क्या कर देते हैं, उसके एक्स कंपोनेंट
और वाई कंपोनेंट अगर हम कोऑर्डिनेट में देखें तो ये इसका वाई कंपोनेंट है और ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है। जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम यहां से इसको उठाते तो हमने एक डायरेक्शन में फोर्स लगानी थी, लेकिन हम इस पुल्ली की शेप में ये देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरह की जो डायरेक्शन होती है उसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से जब हम इस तरह से उठाते हैं इसको तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब आपके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, आपके रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि ये मैस है हमारे पास, इसकी वैल्यू है जी 50 kg। बताएं मैं यहाँ पे कितनी फोर्स लगाऊं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा सकूं। बेटा जब हम पुल्ली लगाते हैं तो हमारी फोर्स आधी कम हो जाती है। ये एक पुलिया याद रख ले, फार्मूला छोटा था। अगर ये मैं 50 kg का मैस पुल्ली के थ्रू उठाऊंगा तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी 20 न्यूटन, 25 न्यूटन से, ठीक है। अगर मैं 100 kg का मैस उठाता हूं तो फिर मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 50 न्यूटन। ये बात याद कर ले। इसके बाद एक दूसरी बात है, वो क्या है, जी बेटा बाद औकात आपने देखा होगा कि 3-4 पुलियां इकट्ठी लगी होती, ठीक है। जितनी ज्यादा हम पुलियों की तादाद बढ़ाते जाएंगे ना उतनी ज्यादा फोर्स रिड्यूस होती जाएगी। ये तो आपने अभी पढ़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है पहली पुली क्या करेगी, इसको हाफ कर देगी, फिर उस हाफ को भी हाफ कर देगी ये पुली, फिर उस हाफ के हाफ को ये पुली हाफ कर देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 200 kg का मैस है, ठीक है। ये क्या करेगी, इसको 100 कर देगी, ये इस 100 को क्या कर देगी, 50 कर देगी, ये उस 50 को क्या कर देगी, 25। मतलब यहाँ पे हमें उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 25 न्यूटन की। तो ये चीज अगर 2-3 पुलियों की शेप में वो आपसे पूछ ले तो क्वेश्चन आपके यहाँ पता है कैसे आता है, वो इस तरह की पुली बना देगा, किस तरह की पुली बना देगा, बताएगा कि कौन सी पुली आप यूज करेंगे इस मैस को उठाने के लिए, कोई मैस बता देगा आपको, ठीक है। तो आपने खुद देख लेना है, अगर मैथ ज्यादा है तो आपने ये वाली पुली यूज करनी है, अगर सिंपल है तो फिर हमने ये पुली यूज करनी है। आगे बात की समझ, इसमें कोई मसला? बेटा ये डाइस को ना इस जगह पे रखें और ये प्रोजेक्टर के साथ दें। वीडियो हमने कुछ पढ़े हैं, बल्कि इससे एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें ऐड करके पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हैं आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारे पास था जी वो जो मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब यहाँ से जो एरो हेड बना हुआ है जिस साइड पे, बताएं वहां पे किस तरह की मूवमेंट होगी जी? यस सर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, क्योंकि ये जो है राइट, ठीक है। ये मिरर इमेज है हमारे पास सारे, ठीक है। साथ में सिंपल भी है और साथ में मिरर इमेज भी बना हुआ है। ये वाटर इमेज की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये इस तरह से आता है हमारे पास, विच पिक्चर शोज हाउ अ क्लॉक लुक व्हेन सीन इन अ मिरर। जब हम क्लॉक को मिरर के अंदर देखते हैं तो कैसा नजर आता है। इस पिक्चर में कौन सी पिक्चर हमें बता रही है कि ये मिरर इमेज है? ये सी वाले कौन कौन से हैं, जरा हैंड रेज।
बाकी क्या कहते हैं, कौन सा है? बी वाले हैंड रेज करें। कर लीजिएगा। बी वाला एक है, सी वाले कितने हैं बेटा? सी ही है इसका। देखें ये 3 जो है ना, ये भी साइड पे जाएगा। जब हमने इस तरह के बी को देखा था तो बी की ये साइड को हमने क्या किया था, इधर घुमा दिया था ना, तो ये 3 भी साइड पे जाएगा। बेशक ये चेंज तो होगा लेकिन ये सारे की सारी शेप इसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ही है। ये जी D1 W1, यहाँ पे W वेट है, ठीक है, वहाँ पे मैंने M1 के लिए फार्मूला यूज़ किया था। ये D1 W1 इज इक्वल टू D2 W2, और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये इस तरह से एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखें हमारे पास 120 का मैस है और डिस्टेंस 5 है, दूसरी साइड पे 50 है और डिस्टेंस उसने पूछा हुआ है। नीचे फार्मूला वही है, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की जो कि कितनी है 12, ठीक है। उसके बाद ये पुल्ली वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से पुल्ली की फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर ये देखें पहले वाली में तो पुल्ली की फोर्स हाफ हो जाती है हमारे पास, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये टॉर्क्स वाला था, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस प्लस फोर्स। अब रेडियस मतलब वो डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो रेड एरो जो है ना वो उस डिस्टेंस को शो कर रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं ब्लू और ग्रीन एरो पे, और कहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास वो ऊपर की तरफ एरो शो हो रहा है। और जब वापस हम ले आते हैं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से टार्क की डायरेक्शन क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है। तो उसके बाद ये एग्जांपल है उसकी, फोर्स और एफ, ये एफ इज इक्वल टू एम में द मोर फोर्स द मोर एक्सेलरेशन होगा हमारे पास जी। ये क्वेश्चन सॉल्व करें सर, जल्दी करें चाहो। सी कैसे, ठीक है। कंक्रीट को तोड़ने के लिए कौन सा हमारे लिए बेस्ट है? पत्थर को तोड़ना है आपने, टू बेहतर रहेगा। कोई एक बताए ना। 2 टू वाले और कौन है? बेटा पत्थर को तोड़ना है तो जाहिर बात है वजनी चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस को यूज करें। जी ये सर्किट है हमारे पास, वो कह रहा है इन दिस सर्किट शोन हाउ मेनी स्विच आर नीड टू क्लोज टू लाइट अप द बल्ब। हमने बल्ब को ऑन करना है, कितने स्विच हमें क्लोज करने पड़ेंगे? 2 कितने? 2 और कितने वाले कहते हैं 2 के अलावा कौन कौन क्या कहता है? सब बल्ब को ऑन करना, एक किसी मिनिमम एक। अच्छा। एक को ही ऑन करना पड़ेगा। देखें ये हमारे पास है बैटरी, ठीक है। यहाँ से एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। अगर हम इस साइड वाले को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। आप कोई सा एक स्विच अगर ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ इधर जाएगा और इधर जाके रुक जाएगा। फिर आगे हमने तो इस बल्ब तक पहुँचाना है ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर जाके रुक जाएगा, और रुकने की वजह से हमने तो इसको बल्ब तक पहुँचाना है, तो हमें ये स्विच भी क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। मतलब इसको भी क्लोज हिस्सा इसके साथ करना पड़ेगा, तब जाके ये लाइट क्या होगी, ऑन होगी। कोई सा भी आप ये वाला बल्ब अगर हम ऑन कर लेते हैं
तो ये वाली तो इधर से आ जाएगा, लेकिन इस तरह के चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें ये स्विच भी ऑन करना पड़ेगा और ये स्विच भी ऑन करना पड़ेगा। तो मिनिमम हमें कितने स्विच जरूरी हैं ऑन करने के लिए? 2। विच रॉक विल गेट वार्मर इन द सन, जल्दी कौन सा गर्म हो जाएगा इनमें? ए वाला वाई सर, ए पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ए पे जज़ब होगी सर लाइट सूरज की शाइन। तो जो वाइट बेटा हमारे पास जो वाइट कलर होता है ना, चलो एक आपको एक और बात बताऊं, सूरज की जो रोशनी होती है ना वो होती है हमारे पास वाइट कलर की, लेकिन उसमें रोशनी के लाइट के 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास प्रिज्म होता है, प्रिज्म ट्रायंगल शेप एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम उसको सूरज की रोशनी के आगे करें तो वो क्या करता है, उसको 7 लाइट्स कलर में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपने रेनबो देखी होगी, धनक या बारिश होती है तो आसमान पे एक कलर आ जाता है, ठीक है, 7 कलर प्रेजेंट हो जाते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? जब बारिश होती है तो बारिश के बाद छोटे छोटे जो वाटर वेपर्स है ना वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी उन वेपर्स पे पड़ती है तो वो वेपर क्या करते हैं, एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। जिस तरह प्रिज्म क्या करती है, कलर को डिवाइड कर देती है ना, वो वाटर वेपर भी प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और उन कलर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इस तरह से 7 कलर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, रेनबो या धनक का, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है ना वो क्या करता है, वो चले यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, बॉडी के कलर्स कैसे होते हैं, हमें कौन सा कलर, अगर वाइट है तो वाइट क्यों नज़र आ रहा होता है, अगर येलो है तो येलो क्यों नज़र आ रहा होता है। बेटा एक ऑब्जेक्ट हमें येलो इसलिए नज़र आ रहा होता है कि जब उसके ऊपर रोशनी के लाइट के 7 कलर पड़ रहे होते हैं तो वो बाकी सारे के सारे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एक येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बाउंस्ड बैक कर रहा होता है हमारी आईज की तरफ, तभी जाके हमें वो येलो नज़र आता है। अब एक ऑब्जेक्ट है वो हमें रेड नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ रेड कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी हमें वो क्या नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है। इसी तरह से जब हम वाइट और ब्लैक की बात करते हैं तो वाइट कलर जो होता है वो हमें इसलिए वाइट नज़र आता है क्योंकि वो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, किसी एक को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तभी हमें वो क्या कर रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, वाइट नज़र आ रहा होता है। और यही रीज़न है कि वाइट कलर के कपड़े में गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट कलर को, हीट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ब्लैक होता है वो ब्लैक इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी एक को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। और यही वजह है कि काले कपड़े में गर्मी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है, और ब्लैक शेप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं कलर के वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो ए वाला रॉक है वो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ये दोनों जा रहे हैं सेम स्पीड के साथ, दीवार के साथ टकराएंगे, कौन ज्यादा डिजास्टर करेगा दीवार को? क्यों? मैथ ज्यादा है, ठीक है। दोनों की स्पीड उसने बता दी है इक्वल है, लेकिन इसकी मैथ ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। शाबाश जी। ये बताएं जरा, बी किस साइड पे मूव करेगा? बी भी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज, बी भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कितने हैं क्लॉकवाइज? हैंड रेज करें जो कहते हैं क्लॉक। सही है ना, ये क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज, फिर बी फिर से क्लॉकवाइज होगा। अच्छा देखते हैं, चलो। ये हमारे पास है, वो कह रहा है कि इफ ए मूव क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके साथ जो गियर लगा हुआ है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। उसके साथ वाला जो गियर है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो बी की क्या डायरेक्शन है हमारे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच वाइज बेयरिंग मोर लोड, कौन ज्यादा लोड को बेयर कर रहा है? जहरी बात है बी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कॉमन सेंस ही है, ठीक है। जिसके करीब ज्यादा होगा वही क्या करेगा, ज्यादा इसको बेयर कर रहा होगा जी। इसमें हमारे पास है इफ गियर्स आर कनेक्टेड बाय द चेन और बेल्ट देन दे मूव, क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में। वेरी गुड। यही सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, कोई चीज नहीं आई है इसमें नो सर जी।
हु ऑफ देम कैरी मोर लोड, सेम, लेडी जो है वो ज्यादा। ये क्वेश्चन देखें जी, वो कह रहा है कि विच 3 रोप्स सपोर्टिंग द हॉरिजेंटल बार कैन बी रिमूव्ड विदाउट लोड कमिंग डाउन। कौन से ऐसे 3 रोप्स को अगर हम हटा दें तो ये फिर भी नहीं गिरने वाला जो ऑब्जेक्ट हमने लटकाया हुआ। सर ए बी और ये रोप्स हैं, ये याद रख लें। एक बात याद रख लें, ये रोप्स हैं। क्या ये रोप्स हैं? रोप्स का मतलब है कि ये बेंड हो सकती हैं, ये रॉड नहीं है। ये चीज जहन में रख के फिर बता। सर ए बी डी सर ए बी सी ए बी और सी, तो डी तो रोप है, वो क्या हो जाएगी? कर्व हो जाएगी। यस सर ए बी सी। अगर ए बी सी आप रिमूव करते हैं तो डी के ऊपर जैसे ही लोड पड़ेगा वो तो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। सब तो गिर जाएगा। ए बी सर बी सी डी होगा। ए बी डी सर ए बी बेटा इसका आंसर है लास्ट वाला, बी सी डी और ए बी डी दोनों। कैसे? अगर हम बी को भी हटा दें, सी को भी हटा दें और डी को भी हटा दें तो ए क्या करेगा? और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा और इसको नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, अगर हम बात करें ए बी डी की, ए को भी हटा दें, बी को भी हटा दें और डी को भी हटा दें तो सी के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगी और वो भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा और इसको नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, विच साइड ऑफ रोड शुड बी हायर। जब हम मोड़ ले रहे होते हैं तो कौन सी साइड को हायर रखते हैं, ऊंचा रखते हैं, और कौन सी साइड को लोअर रखते हैं? बताएं जरा। बी को क्या करते हैं? हायर रखते हैं। जब एक बस यहाँ से मोड़ ले रही होती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो सारे इस साइड पे मुड़ जाते हैं, और अगर ये साइड अगर हम ऑलरेडी नीचे की तरफ रख दें, लोअर कर दें, तो पैसेंजर भी उसी साइड पे होंगे और गाड़ी भी लोअर हो जाएगी, तो वो उसके उलटने का खतरा होता है। तो इस खतरे से बचने के लिए जिस साइड पे पैसेंजर मूव करते हैं, झुक जाते हैं, उस साइड को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, जहां पे भी रोड को कर्व करना हो, मोड़ लेना हो। विच कॉ विल बी डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम एन एरोप्लेन। जी बी है वाइट बेटा ज़ाहिरी बात है, ब्लैक कलर डल होता है, वाइट कलर इल्यूमिनेट होता है, इसमें साफ नजर आ रहा होता है, तो वाइट कलर को तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ना। क्या ख्याल है? अच्छा, विच स्लाइड ऑफरिंग द लीस्ट रेजिस्टेंस टू द वेट। ये वेट है, इसको नीचे की तरफ मूव करवाने के लिए कौन सी सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है? बाकी सब भी बताएं। या सर बी ही कम रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी एक तो ये वाली साइड ऊंची है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी क्या है? शॉर्टेस्ट है, तो वो ज़्यादा उसको मतलब फोर्स लगा रही है। बहुत इजी यहाँ से ये वाला जो स्टोन है इजीली मूव कर रहा है। इसकी मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? रुकावट की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू कम है। विच रोप इज द बेस्ट एंड ईजीएस्ट टू पुल ओवर द मैस। इस मैस को हमने अपनी तरफ खींचना है, गिराना है, यूं समझ लें ये ईंटों वाला भट्टा है और इसको हमने गिराना है, तो कौन सी रोप से इजीली गिराएं? ए, शाबाश। इफ स्विच ए इज स्विच्ड ऑन, अगर ए को हमने ऑन किया हुआ है, ठीक है, ए की साइड पे है भला, ये है ए, इसको हमने ऑन रखा हुआ है। विच बल्ब्स बिकम ऑन, कौन सा बल्ब ऑन होगा? बताएं जरा। 5 और 6। ये दरमियान में नोड है ना, इस नोड का मतलब है कि यहाँ से करंट ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना इधर की तरफ जा रहा है। ये अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये बैटरी के साथ 5 भी कनेक्ट हो जाएगा और 6 भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे। विच डाइवर फील द ग्रेटेस्ट प्रेशर अंडर द वाटर, सबसे नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा वाटर का मैस होगा, ज़्यादा वाटर का वॉल्यूम होगा और वो ज़्यादा प्रेशर को क्या करेगा? फील करेगा। ठीक है जी। वाटर इज डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली फ्रॉम 4 होल्स ऑफ अ कंटेनर लाइंग ओवर अ पिलर। विच स्ट्रीक ऑफ वाटर विल लाइंग फारदेस्ट, मतलब यहाँ से कौन सी स्ट्रीक ज़्यादा आगे की तरफ जाके जाएगी? ए बी सी डी। डी के ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा आगे की तरफ जाएगी। सी उसके बाद, बी उसके बाद और ए सबसे कम। ठीक है, चले जी।
कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। बच्चे लाइट ऑन करेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन पूछ कोई सकते हैं। क्वेश्चन है पूछ लें। सर ये पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ASI का सर, उसके लिए मतलब किस की तैयारी करनी ज़्यादा जरूरी है? ASI के लिए बेटा ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और PPSC का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद। सर ये BSc बेस पे नहीं, FSc बेस पे नहीं होता है? FSC बेस पे नहीं होता, पहले था FSC बेस, अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर दिए लास्ट 2 से 3 ईयर के, मतलब उससे पहले के, ठीक है। तो ASF में जा सकते हो। ASF में आप जा सकते हैं, ASF में आप ASI के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और एंटी नार्कोटिक्स है, ठीक है। सर ये ADB ग्रेजुएशन में काउंट होता है? सर डिग्री जो आप बता रहे हैं ये बैचलर्स के? हाँ बैचलर हो जाता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। बैचलर तो 16 ईयर होती है। आप मतलब हाँ ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन आपकी शो हो जाती है, आप ग्रेजुएशन जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो आप उसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोई और क्वेश्चन? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर था। अच्छा आपने भी इंजॉय किया? एंजॉय किए, सीखा है काफ़ी आपसे। और फिर भी एक डाउट है किसी बच्चे को मैथ में नोट्स में, तो आपने फिर भी आते रहना यहाँ पे ना। मैं इधर ही होता हूँ, मैं सर ये काम मैथ मेरे के साथ कितने तो रहता क्वेश्चंस हूँ। आते हैं सर? 40 आते हैं। ये ISB में कलरफुल है और वो कोई भी आ सकते हैं ना, अच्छा सर। कुछ भी आ सकते हैं। 40 नहीं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है ISB में। बेटा कुछ दिन पहले ना, कुछ अर्सा पहले, इसको स्क्रीन आउट टेस्ट कहा जाता है। चलें जी, क्या सीखे बच्चे? 1 by 1 आए, आज क्या सीखे हम? सर आज हमने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पर सर ने बात की सर, और इसके अलावा टार्क, पुली और इन तीनों टेस्ट के बारे में बात की, ये हमने सीखा सर। 1 मिनट बोलना है, जस्ट 1 मिनट हर बच्चे ने। कितना? 1 मिनट बोलना है। चलो आधा मिनट बोलें, 30 सेकंड। सर आज हमने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पर बात की सर, टार्क पर बात की सर, पुली पर, और जो टेस्ट इनिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में जो टेस्ट लिए जाते हैं उसके उनके बारे में बात की सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए वजाहत। क्या बचे? सर आज सर आया था, वो तकरीबन 2 घंटे लेक्चर दिया सर ने। तो इस 2 घंटे में सर ने हमें बोर्ड में भी करवाया और फिर स्लाइड में भी करवाया, वो मतलब कि मैथ में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 4-5 फार्मूले होते हैं सर। पहले जो हमने पढ़ा मिरर इमेज, वाटर इमेज, पुली एंड एक मतलब टार्क भी पढ़ा है सर। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले हमें बताए सर, ये ट्रिक बताए सर जी, इसके लिए उसको किस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने सर से बहुत कुछ सीख लिया और हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो, मैथ में क्लियर हो गया माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह वर्बल नाम भी क्लियर करेंगे आप। आमिर साहब बैठ जाएं, आप आ जाओ बच्चे। नवाज, तैयारी कैसी कर रहे हो? आपका टॉपिक ये है, अभी तक क्या आपने कितनी तैयारी की है? आज आज नहीं, अभी तक कितनी तैयारी की आप नहीं बताएं सर। PMA लॉन्ग कोर्स की। PMA लॉन्ग कोर्स में सर पहले हमने जो है ना वर्बल नॉन वर्बल सर दोनों क्लियर कर लिए। आज जो है ना वो डन हो गए। उसके बाद जो है ना एकेडमिक तकरीबन हाफ हो गए, 50 तक हो गए। आज मैथ के बारे में सर ने बताया हमें। रोज कितना याद करते हो? 10 टेस्ट सर रोज याद कर रहे हो कि नहीं? यस सर कर रहे उम्मीद क्या है, पास हो जाओगे इंशाल्लाह सर। जी बच्चे आप आ जाओ। इस्लामाबाद वाला ये बच्चा भी नया है। कितने दिन हो गए आपको? सामने आइए। 3 दिन में क्या सीखे? 3 दिन कुछ में फ़ायदा हो रहा है यहाँ आने का? जी सर फ़ायदा तो हो रहा है। 3 दिन में मैंने एकेडमिक से थोड़े बहुत टेस्ट याद किए हैं, तकरीबन 10-20 तक। और आज तो मैथ हमने किए है। मैथ में भी बहुत अच्छा समझ आया है, स्लाइड्स में भी समझा है सर ने, बोर्ड में भी समझा है, और फार्मूले भी बताए जिस तरह वजाहत भाई ने बताया कि समझाया अच्छा बहुत आज। ठीक है, आप टाइम पे पहुँच जाना, ठीक है जी सर। लेट नहीं होना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, ये नारोवाल वाले। आपने थोड़ा सा नारोवाल के बारे में बताया। जी सर। आधा मिनट नारोवाल के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। नारोवाल क्या है, किधर है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सारा बताएं, हमें नहीं पता। जी सर, नारोवाल का तहसील और डिस्ट्रिक्ट जो है वो दोनों नारोवाल ही हैं। और इसमें करतारपुर जो अब ओपन हुआ है वो एक मतलब हमारे लिए जगह है एक जाने के लिए। और इसके अलावा नारोवाल जो है अच्छा सिटी है। कितना दूर है करतारपुर नारोवाल से? सर नारोवाल से है तकरीबन कोई 10 किलोमीटर। ठीक, वो कितना डिस्टेंस है पिंडी तक? पिंडी तक सर काफ़ी है, लेकिन ये पता नहीं है। आप जब आए पिंडी तक तो कितने स्टेशन आए हैं रास्ते में, कौन कौन सी सिटीज़ आए हैं?
सीधे सर इधर ही आए हैं वो बस। रास्ते में कितने स्टेशन आए हैं? ये पूछते हैं ना, इसलिए पूछते हैं, वो पूछते हैं क्वेश्चन कौन कौन सिटीज़ आए हैं रास्ते में, कितने ये शहर आए बताओ हैं? कि आपसे हमने नारोवाल का डिस्टेंस पूछा ना, मुझे पता ना सर को पता ना इनमें से बैठे किसी लोग को पता, वहां से कोई नहीं है, ठीक है? आप तुक्का लगा दें, अगले को क्या पता कितना डिस्टेंस है क्या नहीं है। बिल्कुल सर। कितना टाइम लगा है आपको? कॉन्फिडेंस से समझ आई ना बात। टाइम सर लगा होगा 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। आप कह दें 320 किलोमीटर, 325, इतना ही बनता है, ठीक है? इसमें ना मुझे पता है ना इनको पता है, अगले ने यही कहना है कि बच्चे को पता है तभी वो कह रहा है। तो कभी भी ये नहीं कहना कि पता नहीं। इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन हो आपके लाइफ के रिलेटेड, सिटी के रिलेटेड, जो कुछ पता है बता दें बस ये। चलिए नेक्स्ट आ जाए बच्चे, क्या नाम है इसका? मुबशर। जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सर ने हमें जो है वो वर्ल्ड मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवाई है। सर ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह ताला हम उसी को फॉलो करके मैकेनिज्म को जो है ISSB में रिकमेंड होंगे। क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है पढ़ने की? अभी आप देखें अप्रैल में, बल्कि ये बच्चा बताया मार्च में आ रहा है कोर्स, ठीक है? 20 मार्च से कोर्स अनाउंस हो PMA लॉन्ग कोर्स, तो अभी आपके पास समझें कि 1 माह रह गया सर, जस्ट 1 मंथ भी कम है। चलो मैक्सिमम 2 महीने कर लोगे आप, टेस्ट डेट दो, तो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपकी हिकमत अमली, कैसे आपने क्लियर करना है इनिशियल ISB दोनों को, क्या प्लानिंग की है? मेहनत तो करते हैं, लेकिन जिस तरह आप इधर टेस्ट सुनते हैं रोज़ाना, वो भी तैयार करते हैं और अपनी जगह भी नोट्स वगैरह बनाते हैं और वर्बल इंटेलिजेंस की जो है तैयारी करते हैं, नॉन वर्बल की, और एकेडमिक अपने तौर पर भी हम नोट्स बनाते हैं। फिजिकल कर रहे हैं तैयारी? जी सर, फिजिकल भी कर रहे हैं। फिजिकल किधर कितना करते हैं, एक्सरसाइज किधर जाते हैं सर? पहले तो फिजिकल इधर पार्क में करते थे, अभी जो है होम एक्सरसाइज ही करते हैं, या फिर मैं तो अकेडमी जाता हूँ, उधर कर लेता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत सारी। ठीक है, आप तो कर रहे हैं ना डेली हैं? आप आ जाओ बच्चे, नहीं कर रहे हैं? पार्क में बता दूंगा, पार्क बहुत ज़्यादा हैं, सारे जाल बिछो पार्क के यहाँ पे, साथ एक बंद हो दूसरे में जाएं। जी जी बिस्मिल्लाह। आज बंदा लेक्चर में सोया रहा। सोए रहे थे? ये आंखें खोल के सोया हुआ था। अच्छा, देखें टीचर का एक्सपीरियंस है ना, क्या सीखे? चलें, सर ने आज हमें कीज बता दी है, मैकेनिकल जो हमने टेस्ट किया है उसकी कीज हमें बता दी है कि बेसिक जो भी आगे क्वेश्चन जैसे भी है डिफ़िकल्ट है, यही कीज आपने यूज़ करनी है। क्लॉक वाइज हम पहले क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज कीज हमने सर ने बेसिक कीज बता दी है, उसी के साथ हम क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा ना, आपने प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली प्रैक्टिस मेहनत करनी है। यहाँ समझिए कि एकेडमी या जो नोट्स हमारे टीचर का रोल है ना, वो 20% है, बाकी 80% आपकी बच्चे की अपनी मेहनत है। आप वो गोल के पिला तो नहीं सकते ना, ठीक है? यहाँ कोशिश ये किया करें, जो डाउट्स हैं वो क्लियर किया करें, 1 महीने में यही हो सकते हैं। आप आ जाओ बच्चे। ये अभी आप लोग सही टाइम पे आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए ना, सही टाइम अभी है पढ़ने वाले, महीना रहता है तो जैसे अभी से आपने सही स्टडी करनी है, अभी से करना है। जो बच्चे नहीं कर रहे अभी से स्टार्ट कर दें स्टडी। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो समझते हैं कि बस हम एक्सपीरियंस से पास हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, एक्सपीरियंस है, सर मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स आपको बस पढ़ा ही सकते हैं और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे तो उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जी थैंक यू। सो लास्ट में आमिर साहब आए। ये आमिर जो है ना, इनकी एज इतना फ़र्क नहीं है, 18-19 साल ये एज है इनकी। ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, और जो बच्चे सुनते हैं यूट्यूब पे, और इतनी मेजॉरिटी फेल हो जाती है टेस्ट, इनिशियल टेस्ट फेल हो जाती है, आपको पता है, तो इसकी क्या रीज़न क्या है, क्यों फेल करते हैं बच्चे, और क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि बच्चे फेल होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक ही चीज़ बच्चों के कान में घोल के पिलाई जाती है कि इनिशियल बहुत आसान है, इनिशियल तो बहुत ही हलवा है जी, आप लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है, इनिशियल तो आपने पास कर लेना। बेटा PMA में सिलेक्ट होने के लिए ना सिर्फ ISSB अकेली मैटर नहीं करती, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर करती है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो सब कुछ पास करके एंड पे उनका मेरिट नहीं बनता। रीज़न यही होती है कि पीछे उसमें कोई ना कोई ऐसी कोताही उन्होंने की होती है जिसकी वजह से वो दूसरा compete करने वालों से पीछे रह जाते हैं और फाइनल में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हर स्टेप पे आपने द बेस्ट परफॉर्म करना, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे।
अगर आप ये सोच के आए हैं कि जी मैंने ही एक चीज़ में ढीला पड़ गया पास हो जाऊंगा, यहाँ पे पास होने वाला मैटर नहीं करता। इनिशियल में जितने अच्छे स्कोर लेंगे उतना ज़्यादा आप कंपटीशन में टॉप पे आएंगे और उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ख़ास तरीके से एक ख़ास स्ट्रेटजी बनाएं अपनी। ठीक है, एक टाइम टेबल सेट करें, अपने रोज़ के काम को डिवाइड करें और उसमें रह के अपना स्टडी करें। ये नहीं है कि फ़लाँ से पूछा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फ़लाँ से पूछा किस तरह के। मुझे ये बताएं कि उनका टेस्ट लेने का पर्पस क्या है। ये जो आपसे टेस्ट ले रहे हैं ये आपकी आगे स्टडीज़ में जो आपने PMA में रह के पढ़ना है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। वो इसलिए आपको ये चीज़ें ले रहे हैं कि जो बच्चा इसमें काबिल है, जो इन चीज़ों में जिसका इंटरेस्ट है, वही उसी को ही हम सिलेक्ट करें। तो अगर आप यहाँ से 2-4 रटी रटाई चीज़ें याद करके चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो बाद में आसानी होगी। ठीक है, तो कोशिश करें अभी से, अगर आप जिन चीज़ों को वीक लेते हैं, जो चीज़ें आपकी वीक हैं उनको कवर करें, उनको बेहतर तरीके से लेके चलें। और जो बच्चे YouTube पे सुन रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि बेटा बेशक एकेडमी सबसे पहले है। ठीक है, एकेडमी में आप आएँ, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में रह के तैयारी करते हैं ना तो फिर आपका एक दिमाग नहीं होता, फिर आपके 12 दिमाग हो जाते हैं। अगर 12 लोग हैं तो, अगर 30 हैं तो फिर 30 दिमाग हो जाते हैं और 30 दिमागों से आपको सीखने को मिलता है। अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं एक और सिनेरियो है, आपका एक दिमाग है। अगर यहाँ पे 30 लोग हैं तो 30 लोगों से आपको सीखने को मिल रहा है। कोई इसने पॉइंट बताया, कोई इसने बताया, कोई इसने बताया, और 30 लोगों से आपको सीखने से बहुत कुछ आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, वटेवर दूर हैं या कोई इस तरह का रीज़न है, तो फिर अपना एक टाइम टेबल सेट करें, प्रॉपर नोट से तैयारी करें। अपने नॉलेज को जितना, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई सिलेबस नहीं है। कोई बंदा मुझे बता सकता है जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस है? नहीं है सिलेबस, पता नहीं कहाँ से उठा के वो दे सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, वर्ल्ड हिस्ट्री दुनिया पता नहीं कब से है, कहाँ से क्वेश्चन दे दे हमें। ठीक है, करंट अफेयर्स हैं, दुनिया में हर वक्त पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता, वहां से क्वेश्चन दे सकता है। पाकिस्तान हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज है, वर्ल्ड करेंसी है, ये सारे जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। अब ये इतना ज़्यादा सिलेबस है, हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर कोड बना के, मेरे पास एक नोट्स हैं, मैं उनको अरेंज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं एक दिन एक लेक्चर लूँगा आप लोगों के साथ एकेडमिक पोर्शन को तैयार करने के लिए हम कोड कैसे बनाते हैं। तकरीबन मैंने 60 to 70+ कोड्स बनाए हैं जो हर तरह के टेस्टों में आते हैं। लाइक ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको जो लैंड कवर्ड हैं, ठीक है, उनको लैंड चारों तरफ से घेरी हुई है, उनके कोड बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, कर्फ्यू के नाम से या इस तरह के नाम से, प्यूरे किस तरह के छोटे छोटे कोड्स होंगे, उनके एब्रीवेशन से आपने वो याद करने हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, अब ब्लैक सी के साथ साथ कंट्रीज़ कौन सी लगती हैं, UNA की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्या कोड है, तो वो कोड बना के हमेशा याद किया करें चीज़ों को। कोडिंग से आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मतलब एक चीज़ ली, उसका फर्स्ट लेटर लिया, इधर से भी अगली कंट्री है उसका भी फर्स्ट लेटर लिया, फर्स्ट लेटर, उन सबको मिला के एक कोड बना लिया। ठीक है, और जब भी आपको याद पड़े, चीज़ को याद करना हो, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी MBBS स्पेन एक कोड बनाया जाता है। ठीक है, वो सार्क की जो कंट्रीज हैं उनके लिए। तो ठीक है, MBBS स्पेन का क्या मतलब है, हमारे पास मलेशिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, मतलब भूटान है, ये सारे हमारे पास इस कोड को यूज किया जाता है। ये तो एक डेमो था, इस तरह के हजारों कोड हैं जो हर किसी ने बनाए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें मजबूरन रट्टा लगाना पड़ता है। अब सार्क, मैं ये कहूँ कि कायदे आज़म 1976 को 1876 को क्यों पैदा हुए, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, नहीं है, हमें डेट याद करनी है, तो उसके लिए क्या कोड बना ले। अब पाकिस्तान हिस्ट्री को याद करने के लिए हमें मुश्किल करनी, हमसे पूछ लिया कि नेहरू रिपोर्ट कब हुई जी, हमें नहीं याद आ रहा, क्योंकि एक चीज़ है, अब पूरी हिस्ट्री को लेके चलें। कैसे, मुस्लिम लीग का क़याम 1906, कायदे आज़म की ज्वाइनिंग 1913, कायदे आज़म का प्रेसिडेंट बनना 1919। याद करेंगे ना तो फिर आपको आसान होगा, पूरी हिस्ट्री भी याद हो जाएगी। ठीक है, और जब भी आपको किसी एक MCQs की ज़रूरत पड़ी आप उठा सकते हैं उसको। इस तरह हमारे पास गज़वात हैं टोटल, ठीक है, उनकी डेट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप उसके लिए आप एक कोड बना लें सब के लिए, ठीक है, और उन कोड के वाइज याद करें। कोई भी कंट्री पूछा गया उस कोड को रिमेंबर करें, उसमें से देखें ये कौन सी हिजरी बन रही है, वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह नमाज कब फ़र्ज हुई, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, उनके लिए भी कोड बनाएं, और सिंपल है ये।